हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांदनी और रागिनी दोनों ही बाजार में सब्जियां खरीद रही होती हैं। तभी कुछ लोग दोनों बहनों को देखकर बोलते हैं, हाय हाय, देखो देखो कैसे हंस के साथ काला कौवा चला आ रहा है। अरे हाँ, कहने को तो दोनों जुड़वा बहनें हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक चांद तो दूसरी अमावस की काली रात। भगवान ने एक बहन को दूसरी बहन का काला टीका बनाकर भेजा है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चांदनी भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, अरे रागिनी रुक जा, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो मेरी बात। यार कितना भगाएगी? तू क्यों आ रही है मेरे पीछे? मैंने कहा है तुझे मेरे पीछे आ, अकेला छोड़ दे मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू मेरी बहन है, तुझे समझ नहीं आता? मेरी वजह से तुझे हमेशा सुनना पड़ता है। मैं तेरी बहन कहलाने लायक नहीं हूँ। अफीम खा ली है क्या? क्या बकवास छाप रही है? अरे लोगों का तो काम है बकलोलबाजी करना और तू उनकी बातों को सीरियस ले रही है। यार तुझे कितनी बार कहा है, लोगों की बातों पर गौर मत किया कर, खुल के अपनी जिंदगी जिया कर। पर लोग जीने भी तो नहीं देते ना, हमेशा मुझे एहसास करवाते हैं कि मैं काली हूँ। चांदनी अपनी बहन को समझाती है और उसे घर ले आती है, जहाँ उसकी माँ केतकी गुस्से से रागिनी को बोलती है, बाजार में सब्जियां लेने गई थी या खेत बीजने गई थी जो इतना टाइम लगा दिया तूने? वो माँ, मैं वो। अब तो मुंह में दही जम गया होगा महारानी के। एक तो रंग काला है, ऊपर से एक काम अच्छे से नहीं करती। चल अब जा यहाँ से, जाके खाना बना। रागिनी अपनी माँ की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। तभी चांदनी बोलती है, माँ ये क्या है? आप हमेशा उसे सुनाती क्यों रहती है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मेरी लाडो रानी, तू गुस्सा क्यों करती है? तुझे पता है ना कि गुस्सा करने से चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, और वो तो है ही कोयला। अरे मेरी रानी बिटिया, मैं तेरे लिए जूस लेकर आऊं? तू थक गई होगी ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर चांदनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में काम कर रही रागिनी ये सब सुन रही होती है और मन में खुद से बोलती है, क्या रंग रूप ही सब कुछ होता है? मेरी अपनी माँ ही मुझे पसंद नहीं करती। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे किसी बेकार चीज से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। हे भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे पैदा करते ही मार देता। कम से कम लोगों की ऐसी बातें तो ना सुननी पड़ती। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रागिनी को हर तरफ बस ताने ही ताने मिलते थे, जिसके चलते वो अंदर ही अंदर से घुटती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह वो मंदिर से पूजा करके घर आ रही होती है। तभी सामने से तेज रफ्तार से आती हुई एक बाइक अचानक से उसके आगे रुक जाती है और वो बुरी तरह डर जाती है। तभी वो लड़का बाइक से उतर के उसके पास आता है और हेलमेट उतार कर रागिनी से बोलता है, रागिनी तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगा। नीव, तुम यहाँ? ओह माय गॉड, कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर। कैसे हो? और इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? बस तुम्हारी यादों में से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया मैं। आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नीव, तुम खुद को देखो और मुझे देखो। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी और मैं तो शायद अच्छे की लिस्ट में ही नहीं आती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे लिए तुम क्या हो। कॉलेज टाइम से लेकर आज तक अगर किसी को दिल से चाहा है तो वो बस तुम हो। खैर जाने दो, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। बिल्कुल, मैं अभी चलती हूँ। माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं कल इसी जगह इसी टाइम तुम्हारा वेट करूँगा। रागिनी अपने घर जाती है और नीव को याद करके मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी माँ केतकी बोलती है, क्या बात है, कोई काला कौवा तुझे देखकर सीटी बजा गया क्या, जो इतनी खुश नजर आ रही है? नहीं, कुछ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन। अगर कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि अपने जिंदगी में भी नहीं सोचेगी तू। एक तो तेरा काला रंग, जो कि हमारी जिंदगी में काले जहर की तरह घुला हुआ है। अब अगर कोई और गुल खिलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ चांदनी आती है और बोलती है, माँ बस करो। और कितना कहोगी आप रागिनी को? अरे वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब आपके दिल में जो भी आता है वही उसको बोलती रहती हो। अरे वो भी आपके पेट से जनी हुई बेटी है। अपनी बकवास अपने पास रख। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसके साथ कैसे रहना है और कैसे नहीं। समझ गई तू?
और मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सिर पे चढ़ेगी। बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। रागिनी मेरी जुड़वा बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आपको कोई हक नहीं है उसे जलील करने का। चांदनी की बात सुनकर रागिनी उसे एक जोरदार चाटा मारती है और बोलती है, चांदनी, माफी मांगो माँ से अभी के अभी। आज के बाद तूने कभी उनसे ऐसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, चांदनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। केतकी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन रागिनी की मुलाकात मंदिर से आते हुए फिर से नीव से होती है और दोनों खूब सारी बातें करते हैं और ना चाहते हुए भी गुजरते वक्त के साथ साथ रागिनी भी नीव से प्यार करने लगती है, जिसके बाद रागिनी की जिंदगी में खुशियां आने लगती है और साथ ही वो नीव को अपने घर के हालातों के बारे में सब बताती है। ऐसे ही एक दिन नीव और रागिनी पार्क में बैठे होते हैं कि तभी केतकी उन दोनों को देख लेती है, जिसके बाद वो नीव की सारी जानकारी निकलवाती है और उन दोनों को अलग करने के लिए चांदनी के रिश्ते की बात नीव से चलवाती है। तो वहीं नीव ने भी अभी अपने घर पर किसी को रागिनी के बारे में नहीं बताया था, जिसके चलते नीव की माँ रमा बिना उसकी मर्जी के ही उसका रिश्ता चांदनी से तय कर देती है। ऐसे ही एक शाम जब नीव अपने घर आता है तो उसकी माँ रमा उससे बोलती है, अरे आ गया, सुन, कल हमें लड़की वालों के घर जाना है। मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद करी है। पर माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। तेरी पसंद गई घुइया के खेत में। सुन ले, इस घर में बहू मेरी मर्जी से आएगी और अगर तू कल मेरे साथ नहीं गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी माँ की जिद के कारण नीव को अगले दिन चांदनी के घर जाना पड़ता है। केतकी उनका स्वागत करती है और रागिनी को आवाज लगाकर बोलती है, अरे रागिनी, मेहमानों के लिए शरबत लेकर आओ। रागिनी हाथों में शरबत लिए सबके सामने आती है। नीव को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे समझते देर नहीं लगती कि चांदनी के लिए नीव का रिश्ता आया है। अपनी आंखों के आंसू को संभालते हुए बेचारी जैसे तैसे वहीं बैठ जाती है। तभी केतकी धीरे से उसके कानों में बोलती है, क्यों री काली बिल्ली, तुझे क्या लगा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? इतना अच्छा लड़का मेरी चांदनी के साथ ही जचेगा। अब अगर चूचा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिनी कुछ नहीं बोलती, पर नीव उसके होठों की चुप्पी को देखकर अच्छे से सब समझ जाता है। तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए चांदनी आती है, जिसे देखकर रमा बोलती है, अरे आपकी दोनों बेटी तो जुड़वा है। रंग को छोड़कर बाकी सब कुछ हूबहू मिलता है। जी हाँ, सही कह रही हो। खैर, हमें तो चांदनी पसंद है। क्यों नीव, पसंद है ना? जी नहीं, मुझे चांदनी नहीं बल्कि रागिनी पसंद है। सच में? हाँ, क्योंकि मैं और रागिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर मुझे पता है आज भी बस अपनी माँ की इज्जत और अपनी बहन की खुशी के लिए वो चुप खड़ी है। क्या तू इस काली से प्यार करता है? माँ, रंग में कुछ नहीं रखा। अगर मैं काला होता तो क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं कहती? मैं यहाँ खड़े सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इंसान का मन साफ है पर रंग काला है तो क्या वो गलत है? और अगर किसी का रंग गोरा है पर मन में मैल भरा है तो वो सही है। अरे हम सब हमेशा रंग को ही क्यों देखते हैं, जबकि सुंदरता तो इंसान के गुण होते हैं, जो मेरी रागिनी में बहुत सारे हैं। क्या बात है रागिनी, क्या परफेक्ट लड़का चुना है तूने अपने लिए। नीव की बात सुनकर सभी लोगों का मुंह शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद केतकी और रमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब लोग मिलकर रागिनी और नीव की शादी करवा देते हैं। बबीता हरियाणा के झज्जर गांव में पली बढ़ी तेज तर्रार खड़ी बोली वाली लड़की थी, जिसे हमेशा से ही कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। पूरे गांव में उसकी पहलवानी का खूब चर्चा था। उसके परिवार में उसकी माँ सपना और पिता चांदीराम थे। बबीता अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगती है, जहां उसकी मुलाकात केतन मित्तल से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर क्या, कुछ ही दिनों में ये दोस्ती बदल जाती है प्यार में। अब तैयारी शुरू होती है शादी की। उसकी सास बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। उसे अपनी बहू की बोली और काम करने का तरीका कुछ खास पसंद नहीं था। बबीता, कहाँ हो तुम? हाँ जी सासू माँ, क्या कहो थे?
आई टोल्ड यू, इस गवार सी भाषा में बात मत किया करो। सासू माँ, इसमें गवारपन कैसा है? अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म भला कैसी? ओ रियली? बोलती हो तो ऐसा लगता है जैसे चिल्ला रही हो। हमारी तो बोलनी खड़ी है, प्यार से भी बोलूंगी ना तो लोगों को लगेगा लठ मार दिया। प्लीज थोड़ा हाई फाई इंग्लिश में बात किया करो। क्या कहेंगे लोग आसपास कि सास इतनी मॉडर्न और बहू, ओ माय गॉड। सासू माँ, मैं तो नुए बात करूंगी, मेरे से नहीं होता ये लोग दिखावा। सर्दियों का मौसम आ जाता है। वो पास के तबेले में जाती है और ढेर सारा गाय भैंसों का गोबर लाकर घर के आंगन में रख देती है और उपले बनाना शुरू कर देती है। पूरे घर में गोबर की बदबू आने लगती है। उसकी सास मेनका बाहर आती है। अपनी बहू को ऐसा सब करता देख वो जोर से चिल्लाती है, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या बात होगी सासू माँ? ये सब क्या है? पूरे घर में बदबू फैला रखी है तुमने। जिस सासू माँ उपले बना रही थी आग जलाने खातर, सर्दियाँ आ रही है ना, बढ़िया लगेगी एकदम। और चूल्हे पे पानी भी गर्म हो जाएगा, बिजली की बचत हो जाएगी हमारी। तुम ना अपना दिमाग जरा कम चलाओ, समझी? और उठाकर बाहर फेंको ये सब। ओहो सासू माँ, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कभी देखा नहीं होता। अरे गोबर है, ये पूजन की चीज होवे या घिन नहीं करते। और बाकी ये सारी चोचले ना मेरे ते नहीं होते। मैंने कहा ना, फेंक कर आओ इसे अभी के अभी, नहीं तो इस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सासू माँ, आपने पता भी है, हमारे गांव में तो जब कोई बीमार होया करता ना, उसने गौमूत्र पिला दिया करते, और बंदा एकदम बढ़िया हो जाया करता। उफ, तुम्हारी ये गवार सोच। ओ माय गॉड, जल्दी से ये सब साफ करो। मेनका को अपनी बहू की बोली जरा भी पसंद नहीं आती, जिसके कारण वो उसे ताने देने का एक भी मौका नहीं गंवाती। ऐसे ही मेनका अपनी सहेली सोनल के घर बर्थडे पार्टी में जाती है। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी अचानक एक नौकर के हाथ से कॉफी बबीता की सास की साड़ी पर गिर जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या किया तुमने? पूरे के पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अरे माँ जी, इसमें इतने गुस्सा करने की क्या बात है कि मैं कोई बड़े बात थोड़ी होगी। ओ मिस हरियाणा, तुम चुप रहो। ओहो, कॉफी तो गिरी है, मैं साफ कर देती हूँ। ला भाई कपड़ा दे, मैं करती हूँ साफ। नहीं नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, लो सासू माँ, हो गया साफ। ये भगवान, शर्म नहीं आती? सारी पार्टी में मेरी नाक कटवा दी तुमने। घर चलो। अरे सासू माँ, काम करने तक कदा कोई छोटा बड़ा नहीं होया करता, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। मेनका गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू बबीता को खरी खरी सुनाने लगती है। बबीता को बहुत दुख होता है। एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तो चंगू मंगू नाम के दो चोर उनके घर में घुस जाते हैं। वो दोनों उसकी सास मेनका के कमरे में जाते हैं और बहुत ही सफाई के साथ अलमारी में से कैश और गहने निकालकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मेनका की आँख खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, चोर चोर, केतन, बबीता, जल्दी आओ, चोर चोर। अरे मुंह बंद कर इस बुढ़िया का, खामखा बकर 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 मचा रखी है। मैं अभी इसका मुंह बंद करता हूँ। ए, मुंह बंद कर, चुपचाप एकदम, वरना इधर ही काम निपटा देगा तेरा भी, समझी ना? तभी केतन और बबीता भागते हुए कमरे में आ जाते हैं। उनको देख चंगू फट से मेनका के गर्दन पर चाकू लगा देता है। ए शाणे, ज्यादा शान पत्ती नहीं दिखाना, समझा ना? वरना इस बुढ़िया को इधर ही टपका देगा। नहीं नहीं नहीं, आप माँ को कुछ मत करना। आपको जितना कैश चाहिए ले जाओ,
मैं सब देने को तैयार हूँ आपको, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज माँ को कुछ मत करिएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो केतन जी? मैं इसने एक फूटी चवन्नी ना लेके जान दूं? अरे अरे प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। केतन को बात करने दे, तेरे बस की नहीं है कुछ। ए मिस हरियाणा, चुप हो जा, चुप। ऐसे कैसे ना बोलूं? इन दोनों चोरा ना था आज मैं सबक सिखा के दम लूंगी। अब देखते जाओ बस। अरे ओ ज्ञानचंद, ज्यादा होशियारी नहीं जानने का, पता भी है कौन हूं मैं। इस शहर का मोस्ट वांटेड चोर, कोई भी ऐरा गैरा नत्थो खैरा नहीं हूँ। तो मैं भी पहलवान बबीता हूँ और मैंने बोतों को बछाड़ा है। और तू कौन से खेत की मूली है फिर? अबे शानी, मूली गाजर किसको बोली बे? बोला ना मैं इस शहर का मोस्ट वांटेड डॉन कम चोर हूँ। ज्यादा मच नहीं करने का अभी, और निकल यहाँ से, चल कल्टी मार फटाफट से। आजा बेटा, तेरा सारा डाकू पना काटूंगी आज। घना बदमाश बन रहा है तू, आज तेरी सारी बदमाशी निकाल लूंगी। ए दूर रह मुझसे, समझी ना? चल पीछे। क्या बोल रहा? मोस्ट वांटेड चोर? रे जोकर सी शकल के, तेरे जिसे न तो मैं नौकर भी ना रखूं, तू चोर बन रहा है अपने आप में। बबीता जमकर चंगू और मंगू की पिटाई करती है और उन्हें इतना मारती है कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो अपनी सास के साथ साथ घर का सारा पैसा बचा लेती है। ये सब देखकर मेनका को अपनी बहू के साथ किए बुरे बर्ताव पर बेहद पछतावा होता है। बहू बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने ऑलवेज तुझे गवार कहा, पर सच तो ये है कि तू बहुत ब्रेव है और समझदार है। प्लीज आई एम सॉरी। अरे सासू माँ, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपसे किसी चीज के लिए गुस्सा नहीं हूँ। बबीता पुलिस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि वो दोनों शहर के मोस्ट वांटेड चोर हैं, इसलिए उनके सर पर 50 लाख का इनाम था, जो कि बबीता को मिलता है और उसे सारे शहर के सामने सम्मानित किया जाता है। पूरे शहर में उनके परिवार का खूब नाम होता है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।